पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुश आमदीद। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जब भी बात की जाए तो डिविडेंड एक ऐसा अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है कि जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या वैल्यू इन्वेस्टर खासतौर पे बहुत अहमियत दे रहे होते हैं। डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो कि कंपनीज अपने प्रॉफिट में से किसी भी पीरियड की बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती हैं। वो लोग जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं और ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कंपनी जब अपने रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट करेगी तो रिजल्ट के साथ अगर उसकी अर्निंग्स अच्छी आई हैं तो अकॉर्डिंगली वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देगी। ये जो डिविडेंड कंपनीज अनाउंस करती हैं वो फिर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द डेट्स जो कि उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से जो डिविडेंड अनाउंस होते हैं उसके हवाले से वक्तन फ़वक्तन डिटेल्ड वीडियोज़ भी इस चैनल पे शेयर की जाती हैं। लेकिन एक चीज़ का मैंने नोटिस किया और ख़ास तौर पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके हवाले से कि डिविडेंड यील्ड को लेके वो लोग अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस और गलतफ़हमियाँ भी होती हैं उनकी, जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में डिविडेंड यील्ड के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे और ये वो गलतफहमियां हैं जो अगर आप दूर नहीं करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं होगी डिविडेंड यील्ड के हवाले से, तो आप बाज़ औक़ात गलत डिसीजन भी ले सकते हैं और उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन के हवाले से और इसकी डेफिनेशन के हवाले से, तो ये एक ऐसी रेशो होती है जो हमें बताती है कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एनुअल बेसिस पे कितना डिविडेंड दे रही है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द शेयर। अब यहाँ पर जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आ जाते हैं उसमें एक तो शेयर की जो प्राइस है वो आ जाती है और दूसरा उसका जो एनुअल डिविडेंड होता है। अब कोई भी कंपनी जब डिविडेंड दे रही होती है तो ट्रेलिंग 12 मंथ का डिविडेंड यानी पूरे एक साल का डिविडेंड जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन के लिए। हो सकता है कि किसी कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में कोई डिविडेंड ना दिया हो, लेकिन पिछले 12 महीनों का ओवरऑल डिविडेंड देखें तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट बनती हो, तो वही अमाउंट कैलकुलेशन में यूज़ की जाती है। इसके बरक्स अगर किसी कंपनी ने माज़ी में बहुत अच्छे डिविडेंड भी दिए हैं, लेकिन पिछले 12 महीने में अगर कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो उसकी भी जब डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो वो आपको ज़ीरो शो हो रही होगी। अगर हम फार्मूला की बात करें तो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप एनुअल डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करते हैं जो शेयर की करंट प्राइस है और फिर उसको परसेंटेज टर्म में देखने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इसके रिजल्ट को 100 के साथ। अब ये जो डिविडेंड यील्ड है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसमें जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, वो क्या अहमियत की हामिल हैं और किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, उस हवाले से मैंने एक्सेल पे एक फार्मूला और एक प्रॉपर शीट बनाई है। उस पे हम चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ कि किसी भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड आप एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह आप उसमें से नतीजा अखज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कंपनी को कंसिडर कर लेते हैं, कंपनी एबीसी, और इस कंपनी की हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब कोई भी कंपनी जब अपना डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसकी जो अनाउंसमेंट होती है वो परसेंटेज टर्म में होती है। मिसाल के तौर पर कोई भी कंपनी एबीसी कहती है कि हमने 100% डिविडेंड अनाउंस किया है। अब जब 100% या 200% या कोई भी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसकी जो परसेंटेज होती है वो बेस कर रही होती है उसके फेस वैल्यू के ऊपर। अब मेजॉरिटी कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हैं उनके शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये होती है। तो उस हिसाब से अगर 100% किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया तो उसका मतलब ये होगा कि उसका जो डिविडेंड है वो 10 रुपये बनता है। अब अगर ये कंपनी 100 के बजाय मिसाल के तौर पे 50% अगर डिविडेंड अनाउंस करती और फेस वैल्यू 10 रुपये है तो इसका जो एनुअल डिविडेंड बनता है वो 5 रुपये बनता है। अकॉर्डिंगली अगर इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये होती तो इस केस में अगर 50% डिविडेंड है तो उसका मतलब 5 रुपये नहीं बल्कि 2.5 रुपये बनता है। अब जैसे नेशनल फूड एक एग्जांपल है, उसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये है और 10 रुपये की जो एग्जांपल है, ये मेजॉरिटी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऐसी हैं जिनके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जो कैलकुलेट हो रही है वो बेस कर रही है करंट प्राइस के ऊपर। जैसे मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया था, तो उसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो एक करंट प्राइस होती है और एक एनुअल डिविडेंड होता है। तो अब करंट प्राइस, अब ये जो कंपनी एबीसी है इसने अगर 50% डिविडेंड अनाउंस किया विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 विच मीन्स के 5 रुपये का डिविडेंड, अगर इसके शेयर की प्राइस इस वक्त 20 रुपये हो तो फिर डिविडेंड यील्ड बनती है 25%। तो ये 25% डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। लेकिन अगर इस कंपनी के शेयर की प्राइस लेट्स सपोज के 50 रुपये है
तो इस केस में फिर इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है 10%, क्योंकि इसने 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। अब अगर इसके शेयर की प्राइस मिसाल के तौर पे 75 रुपीज़ है, तो इस केस में जो इसका डिविडेंड यील्ड बनता है वो बनता है 6.67%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द डिविडेंड अनाउंसमेंट के कितने परसेंटेज उसने टोटल डिविडेंड दिया है पर्टिकुलर ईयर के अंदर, और कितनी शेयर की प्राइस है, उसकी बेसिस पे डिविडेंड यील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पर अगर इसने मिसाल के तौर पे 75% यानी कि 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया होता, तो अब इसके शेयर की प्राइस भी 75 रुपये है, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड होती वो बनती 10%। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो भी वैल्यू इंटर करें डिविडेंड की, और जो भी इसकी प्राइस होगी करंट, उसकी बेसिस पे इसकी डिविडेंड यील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए एज अ न्यू इन्वेस्टर समझना बहुत ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड यील्ड। अब जो पहला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड यील्ड किसी भी स्टॉक की मौजूदा कीमत को बुनियाद बनाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में भी समझाया कि जो करंट प्राइस है वो अगर आप चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली शेयर की डिविडेंड यील्ड भी चेंज हो जाती है। अब वो शेयर जो कि पहले से आपने ख़रीद रखे हैं, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, उनके केस के अंदर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्राइस होती है वो करंट प्राइस नहीं होती, बल्कि वो प्राइस होती है जो कि आपकी बाइंग प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस पे आपने शेयर को ख़रीदा है। अब बहुत से नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो नए लोग मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं, वो एज एन एग्जांपल उन्होंने हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि आपने मीज़ान बैंक का शेयर ख़रीद रखा था 150 रुपये में। अब जब आपने 150 रुपये में ख़रीदा और इस वक्त अगर शेयर की प्राइस उससे ज़्यादा है, तो अभी अगर आप देखें तो जब डिविडेंड यील्ड की आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो तो करंट प्राइस की बेस पे होगी, लेकिन आपने जिस प्राइस पे ख़रीदा है वो उससे काफ़ी कम है। तो बावजूद इसके कि शेयर की प्राइस बढ़ने की वजह से इस वक्त आपको डिविडेंड यील्ड कम नज़र आ रही होगी, बिकॉज डिविडेंड यील्ड, शेयर की प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली कम नज़र आ रही होगी, कंसिडरिंग के डिविडेंड की अमाउंट वही रहती है। तो आपको यूँ लग रहा होगा कि अब डिविडेंड यील्ड कम हो गई है, लेकिन चूँकि आप उन बेनिफिशरीज़ में से हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी ख़रीद के रखा हुआ है एक अच्छी प्राइस के ऊपर, तो आपके केस में बावजूद इसके कि डिविडेंड यील्ड का नंबर कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपके लिए वो फिर भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि शेयर की प्राइस भी बढ़ गई है और दूसरी तरफ आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी कम है, और इन एक्चुअल जो आपकी परसेंटेज के अंदर जो आपकी बनती है डिविडेंड यील्ड, वो अगरचे कम है, लेकिन जितना डिविडेंड आपको मिल रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर जो कि आपने एक्यूमुलेट कर रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए कभी भी डिविडेंड यील्ड को आप अगर आप एज एन इंडिकेटर या एज एन इम्पॉर्टेंट डिसाइसिव रेशो यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ नई खरीदारी के लिए या नई एंट्री के लिए ही इसको बुनियाद बना सकते हैं। जो शेयर्स आपके पास पहले से मौजूद हैं, उनके लिए अगर डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज कम ज़्यादा हो भी रही है, तो वो आपके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपकी बाइंग प्राइस होती है इन दैट पर्टिकुलर केस, ना कि करंट प्राइस। अब इस हवाले से जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी कंपनी के डिविडेंड यील्ड में जो इजाफा होता है या कमी होती है, उसको आप ये अच्छा या बुरा शगुन नहीं कह सकते ऑल द टाइम्स। इन जनरल अगर देखा जाए तो जो स्टॉक की प्राइस है वो अगर बढ़ती है तो दैट मीन्स के उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो आपको कम होती हुई नज़र आएगी। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर की प्राइस में एक बड़ी जंप हमें देखने को मिली, क्योंकि एक बुलिश ट्रेंड था जिसके अंदर तमाम ही बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके शेयर की प्राइसेज़ में अच्छा खासा इज़ाफ़ा हुआ। अब जो शेयर की प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के शेयर की प्राइस ₹100 थी, अगर वो बढ़कर 200 हो गई है और डिविडेंड अगर वो उतना ही उसने दिया, तो डिविडेंड यील्ड की जो कैलकुलेशन होगी उसमें आपको यूँ लग रहा होगा कि इसकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम हो गई है। लेकिन शेयर की प्राइस अगर किसी अच्छे इंडिकेटर की वजह से, अच्छे फाइनेंशियल्स की वजह से या ओवरऑल मार्केट के अच्छे सेंटीमेंट्स की वजह से बढ़ गई है, तो अब डिविडेंड यील्ड बावजूद इसके कि डिविडेंड यील्ड का नंबर आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको आप पॉजिटिव ही कहेंगे। क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो होती है वो दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, शेयर की प्राइस के ऊपर भी और साथ-साथ जो एनुअल डिविडेंड है उसके ऊपर भी। अब अगेन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नई एंट्री लेते वक्त ऑब्वियसली अगर डिविडेंड यील्ड कम हो गई है, यानी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप देखेंगे कि ये शेयर अब ओवर प्राइस्ड हो चुका है और अब बाइंग के लिए या नई एंट्री के लिए शायद ये पॉइंट मौजू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं या किसी कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो उस केस के अंदर अगर डिविडेंड यील्ड कम भी हो गई है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग प्राइस ऑफ द शेयर, तो उसको आप पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव नहीं कहेंगे। अब इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है
कि हो सकता है कि किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड आपको बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाए कि डिविडेंड यील्ड 30% है, 40% है, लेकिन उसकी रीज़न ये हो कि कंपनी के शेयर की प्राइस एकदम बहुत ज़्यादा गिर गई है। एज़ एन एग्ज़ाम्पल बहुत सारी पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड इस वक़्त अगर आप देखेंगे तो आपको वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसकी वजह ये है कि उनकी शेयर की प्राइस जो उन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ में डिविडेंड तो अच्छा दिया, लेकिन अभी उनके शेयर की प्राइस फॉर वेरियस रीज़न्स बहुत नीचे चली गई है। तो अब डिविडेंड यील्ड को अगर आप पैमाना बना लेंगे तो आप ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसके अंदर आपको फ़ौरन एंट्री ले लेनी चाहिए क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड 30% से भी ज़्यादा चली गई है, 40% से भी ऊपर चली गई है। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखें तो उसके डिविडेंड यील्ड को का ज़्यादा होना इस वजह से है कि शेयर की प्राइस में बहुत बड़ा डिक्लाइन आ गया है। तो इन चीज़ों को भी आपने ज़हन में रखना है, डिविडेंड यील्ड की वैल्यू को ऊपर जाना या नीचे जाना, सिर्फ़ इसी को बुनियाद बनाकर आप फ़ैसला नहीं कर सकते। अब जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस हवाले से वो ये है कि स्टॉक सिलेक्शन जब आप कर रहे होते हैं नई एंट्री लेने के लिए या किसी भी नई कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए एज अ वैल्यू इन्वेस्टर या एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर, तो आपने जो डिविडेंड यील्ड है इसको एक डिसाइसिव रेशो के तौर पे इंडिविजुअली कभी भी यूज़ नहीं करना। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें दीगर जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ होती हैं उनका भी ज़िक्र किया है, फंडामेंटल एनालिसिस का भी ज़िक्र किया है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि तमाम फंडामेंटल्स को देख के किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर के अंदर जो बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको देख के और तमाम रेशोज़ को खंगाल के फिर ही आपने स्क्रूटनी करके शॉर्टलिस्ट करना है, कंपनीज़ को डिसाइड करना है। और डिविडेंड यील्ड को अकेले देखकर आपने डिसाइड नहीं करना कि किस कंपनी में आपने एंट्री लेनी है, क्योंकि नए इन्वेस्टर जो होते हैं वो टिपिकली ये कर रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो टॉप 10 कंपनीज हैं डिविडेंड यील्ड के हिसाब से वो कौन सी हैं। सिंपली वो कहते हैं कि हम इनको ले लेते हैं और इनके अंदर हम डिविडेंड को एंजॉय करते हैं। लेकिन रियलिटी में देखें तो किसी भी कंपनी के डिविडेंड यील्ड का ज़्यादा या कम होना, जैसे मैंने पॉइंट 2 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया, वो एक ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा या बुरा शगुन हो। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से किसी कंपनी के डिविडेंड यील्ड में कमी भी हो सकती है या इजाफा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि डिविडेंड यील्ड जो होती है वो सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ को देख रही होती है। तो डिविडेंड की कंटिन्यूटी या तसलसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि किसी एक कंपनी ने सिर्फ पिछले 12 महीनों में बहुत ही बड़ा या बहुत ही मैसिव किस्म का डिविडेंड दे दिया हो फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न। हो सकता है कि उसके जो कुछ सर्कुलर डेट के हवाले से या कुछ पेमेंट्स उसके जो एरियर्स थे वो उसको मिल गई हों। तो उसकी बेसिस पे उसने वन ऑफ एक बड़ा डिविडेंड दे दिया हो। तो अब जब वो कंपनी एक बड़ा डिविडेंड देगी तो उसकी डिविडेंड यील्ड जो कैलकुलेटेड होगी वो बहुत बड़ी आपको नज़र आ रही होगी। तो अब सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देख के आप एंट्री ले लेते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि अब वो अगले साल, अगले 2 साल, अगले 5 साल या मे बी आगे कभी भी डिविडेंड दे ही ना। और पीछे अगर हिस्टोरिकली देखें तो भी वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी उसमें वो तसलसल नहीं है। किसी साल कंपनी डिविडेंड देती है और फिर कई कई साल डिविडेंड देती ही नहीं है। तो ये चीज़ भी आप जहन में रखें कि डिविडेंड का जो अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं तो कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ज़रूर देखें कि कंपनी कितने तवातुर के साथ कितना रेगुलरली डिविडेंड दे रही है। साथ साथ ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी के डिविडेंड के अंदर इजाफा कितना हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो पिछले 10 साल से अगर सिर्फ 2-2 रुपये ही डिविडेंड दे रही है, बावजूद इसके कि उसकी अर्निंग में इजाफा हो रहा है, तो उसको भी आपने जहन में रखना है कि कंपनी के डिविडेंड में आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ ये भी आप देखें कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड बढ़ा रही है तो क्या उसकी अर्निंग्स जो बढ़ रही हैं उसके साथ उसका क्या तसलसल बन रहा है या उसके साथ उसकी क्या रिलेशनशिप बन रहा है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी अगर पे आउट दे रही है तो ज़रूरी ये है कि उसका जो पे आउट है वो कवर्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन द अर्निंग्स। तो अगर अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं और डिविडेंड भी बढ़ रहा है तो ये एक आइडियल सिनेरियो होता है। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखें। डिविडेंड को सिर्फ एज एन इंडिकेटर यूज़ करें, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए। लेकिन उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को भी ज़हन में रखें और डिविडेंड के हवाले से ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि सिर्फ कैश डिविडेंड ही नहीं होता, कुछ कंपनीज बोनस शेयर्स भी दे रही होती हैं। अब जब बोनस शेयर्स दे रही होती हैं तो उसकी बेसिस पे भी बाज़ औक़ात शेयर की प्राइस एकदम नीचे आ जाती है। जैसे रिसेंट पास्ट में आपने देखा कि मारी पेट्रोलियम ने एक बहुत बड़ी परसेंटेज में बोनस शेयर्स दिए। तो जब बोनस शेयर्स देते हैं तो उसके बाद शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ जाती है। तो आपको फिर अब शेयर की प्राइस नीचे आने की वजह से जो उसकी डिविडेंड यील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी। अगर आप पीएसएक्स के डेटा पोर्टल पे जाएँ या किसी भी दीगर प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इसकी डिविडेंड यील्ड अब बहुत ज़्यादा है। लेकिन रियलिस्टिकली देखें और हकीकत का यहाँ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगी कि इसकी वजह ये है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ज़हन में रखनी होती हैं, तभी आप बेहतर तौर पे डिसाइड कर सकते हैं।
बहरहाल आज की वीडियो में डिविडेंड यील्ड के हवाले से जो बात की गई, आई होप कि इससे आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दीगर वीडियोज़ के लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, इनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो दीगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके हवाले से भी बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।